हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई सिंधी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। आपने सीबीआई सुना, आपने एनआईए भी सुना होगा, है ना। ये दोनों संस्थाएं अलग अलग है ना। जहां एनआईए केवल आतंकी हमलों की बात करता है, आतंकी हमलों और देश की सोवरेनिटी को जो मामले प्रभावित करेंगे उनकी जांच करता है, वहीं जो सीबीआई है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और भी कई तरीके के गंभीर अपराधों के बारे में जिक्र करता है, अनुसंधान करता है। साथ ही इंटरपोल या विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो इस तरह की अनुसंधान एजेंसियां हैं, राज्य हैं, उनके साथ मिलकर जो काम है वह करता है। देखो, सीबीआई का एक सबसे बड़ा जो इशू कहा जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा सीबीआई को लेकर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की जो टिप्पणी है वह करनी पड़ी थी। एक मामला हुआ था कोलगेट घोटाला। कोलगेट यानी कोयला आवंटन घोटाला जो था, उसको कोलगेट घोटाला कह दिया जाता है 2013 में। और उसमें इसको एक केक्ड पैरेट की कहा गया था, मतलब एक पिंजरे में बंद तोता है, ये सीबीआई के बारे में कहा जाता है। तो यही हम चर्चा करेंगे। टेलीग्राम चैनल है @मंजू PWUPSC वाला, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो या सर्च करके क्लासेस की इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, करंट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके बारे में हमें बात करनी है कि इसकी स्थापना, उद्देश्य, दृष्टि, लक्ष्य क्या है। हमें जानना है कि यह कार्य कैसे करता है, इसका गठन कैसे होता है। हमें जानना है पूर्वानुमति के प्रावधान क्या है, सीबीआई और राज्य सरकार के बीच में क्या क्या प्रावधान है। राज्य पुलिस के बारे में हम व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस। और इसके अलावा 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सीबीआई से, और करंट क्या है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा चैलेंजेस और रिफॉर्म पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीआई के बारे में ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई है क्या। सीबीआई की आप वेबसाइट पर देखोगे तो सीबीआई का जो लोगो है उसके साथ आपको दो तीन बातें लिखी दिखाई दे जाती हैं। पहली बात तो लिखिए, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी, है ना। उद्यम, निष्पक्षता, उद्यम, निष्पक्षता एंड इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये सीबीआई का क्या है, ये एक मोटो है ना। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मोटो होता है ना, बस वही मोटो है सीबीआई का। सीबीआई क्या है। सीबीआई की अगर हम ओरिजिनेट की बात करें 1941। अच्छा, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड तो खैर हुआ नहीं, है ना। फर्स्ट और सेकंड की हम बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था कि युद्ध और आपूर्ति विभाग जो है, उस समय में बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार उस मामले में हुआ। चाहे युद्ध क्यों ना हो रहा, बट मानव स्वभाव ऐसा है कि अगर कहीं कोई डेथ भी हो गई हो ना, तो वहां भी अगर उसका स्वभाव ऐसा है, उतना लालची स्वभाव है कि वहां जाकर भी वे कुछ ना कुछ करने की सोचेगा कि उसे कहां से लाभ मिल जाए। ठीक है, वैसे ही मामला था कि भले देश युद्ध में है, पूरा विश्व युद्ध में है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुकना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं रुकना चाहिए। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता महसूस हो गई कि हमारे पास कोई केंद्र सरकार की एजेंसी हो। आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता कि केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी हो जो कि भ्रष्टाचार के लिए अलग से अनुसंधान करे। एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस होती है ना। सीबीआई क्या है। सीबीआई के अगर हम मिशन की बात करें, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and law of the land through in-depth investigation and successful prosecution of offenses, to provide leadership and direction to police forces, and to act as the nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement। तो मेन काम क्या होगा इसका कि जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, भ्रष्टाचार है, आतंकी घटनाओं की बात करें, इनको रोकने के लिए काम करना, और ये राज्य सरकारों के साथ कॉपरेशन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपरेशन करना, इस तरह के एक नोडल एजेंसी के रूप में यह जो काम है वह करता है। संविधान और देश का जो कानून है वह बना रहे, उसके तहत देश चले, इसके लिए जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ब्राइबरी और करप्शन दो चीजें इंपॉर्टेंट रूप से आपको दिखाई देती है कि एक तो है रिश्वतखोरी और दूसरा है भ्रष्टाचार। तो इन दोनों मामलों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है कि हमारे पास एक ऐसी
एक ऐसी एजेंसी हो, केंद्र सरकार की एक एजेंसी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी हो कि हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर पाए और इन चीजों को हम रोक पाए, और इसलिए जो है वह सीबीआई काम करता है। ठीक है, अब देखो कि जो सीबीआई है वह संवैधानिक तो है नहीं, वैधानिक भी नहीं है, ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। वैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से कोई एक एक्ट जो है वह पारित नहीं किया गया है ना। सो सीबीआई की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो 1941 में विशेष पुलिस स्थापना से होती है। लेकिन अच्छा, एक बात और पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कल हमने संथानम समिति की बात की थी, उसी संथानम समिति ने इसकी भी सिफारिश कही थी। संथानम समिति की रिपोर्ट है ना, संथानम समिति की रिपोर्ट पर बेस्ड है कि इस तरह की एक एजेंसी होगी सीबीआई, जिसका मेन काम होगा भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी पे अंकुश लगाना। ठीक है, अब देखो कि यहां पर 1946 की अगर हम बात करें, 1946 दिल्ली, जो दिल्ली की विशेष पुलिस है ना, विशेष पुलिस अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, इससे शक्तियां दी गई हैं सीबीआई को। ठीक है, इससे क्या है, इससे शक्तियां दी गई हैं और इसके तहत सीबीआई की जो स्थापना है वह की जाती है। बट कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट नहीं है कि हम इसको एक वैधानिकता जो है वह प्रदान कर सके। सो 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। कब? 1963 में। 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे और इस प्रस्ताव के द्वारा सीबीआई को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सीबीआई की जो कार्य और जो शक्तियां हैं वे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम है, इसके द्वारा संचालित करी जाती हैं। ठीक है, तो कोई वैधानिक संस्था नहीं है। शक्तियां किसे एक्ट से मिलेंगी? तो 1946 का जो दिल्ली विशेष पुलिस के लिए एक्ट है, दिल्ली की विशेष पुलिस के लिए एक्ट है, जहां से उसको शक्तियां मिलती है, वहीं से सीबीआई को शक्तियां जो है वह मिल गई। ठीक है, तो मेन इसका काम क्या है? मेन काम है कि शासन प्रशासन इन सब के अंतर्गत जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, उसको रोकना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, डीओपीटी। डीओपीटी यानी डीओपीटी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, है ना, एक एलिट फोर्स प्लेइंग अ मेजर रोल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यू इन पब्लिक लाइफ and ensure the health of the national economy, and it is also the nodal police agency in India which coordinate investigation on behalf of Interpol member country। तो जो इंटरपोल है ना, इंटरपोल मेंबर कंट्री के बिहाफ से भी इन्वेस्टिगेशन जो है वह करता है। अब सीबीआई की वेबसाइट पर मुझे दो तीन चीजें कुछ ऐसी मिली, वैसे तो बहुत सारी काम की चीजें थी। जैसे कि एक सीबीआई ने शुरू किया आईडी आर्ट मोबाइल ऐप, है ना, आईडी आर्ट मोबाइल ऐप। सो ये क्या है? आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर एक जो तस्करी चलती है ना, वो ऐसा भी चलता है कि किसी का कोई आर्ट है, कोई कल्चर, किसी मूर्ति का बड़ा इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, वो विश्व के बाहर चली जाए, उसकी तस्करी हो जाए, है ना। बहुत पुरानी मूर्ति, जैसे कि आप पुरानी मूवीज देखेंगे उसमें मूर्तियों की चोरी दिखाई है, उसमें गहनों की चोरी दिखाई है। तो इस तरह से जो इनकी ट्रैफिकिंग है, एक देश से दूसरे देश में चोरी करके ना पहुंचे, इसको देखने के लिए, इसको इस तरह के मुद्दों के लिए आईडी आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, कैप्चर द आर्ट, कैप्चर द क्रिमिनल्स, है ना। सो ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि जो स्टोलन कल्चर प्रॉपर्टी है, रिड्यूस इलिसिट जो ट्रैफिकिंग है, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिकवरिंग स्टोलन आइटम्स, कि जिस देश से वह आइटम चोरी हुआ है उसकी कल्चरल वैल्यूज थी, इंपॉर्टेंस था, हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व का था, वो वापस आ जाए। तो सीबीआई क्या कर रहा है? ये इस माध्यम से आईडी आर्ट। तो जब आप किसी भी, मैं ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो आपको देती हूँ, कुछ कम पढ़ाते हैं, कुछ ज्यादा अगर हम एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना, वो एक्स्ट्रा सारी जो चीजें हैं वह उस ऑथेंटिक गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही रहती है। जैसे कि यहाँ पर आईडी आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि ये सीबीआई का, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो जो सीबीआई ने अपने बारे में जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। सो सीबीआई क्या है, क्या करता है ना, कुछ चीजों को हम जान चुके हैं। अब देखो, बार बार हम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना
अधिनियम की जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की बात करें कि यहां से उत्पत्ति जो है वह सीबीआई की हो रही है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की हो रही है, क्योंकि 1941 में भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था? तो भारत में युद्ध और आपूर्ति विभाग में जो लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है, इसके मामलों की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आएंगे? केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो केंद्र सरकार के भी जो अधिकारी हैं, हालांकि कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आपको बहुत उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच करनी है, तब ऐसे में आपको किसी जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी होगी। सो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी है, और 46 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई की शक्तियां निहित है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। ठीक है, तो सीबीआई का मेन काम क्या है? भ्रष्टाचार रोकने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए। सीबीआई का मेन काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। ठीक है, तो ये राज्य के साथ, इंटरपोल के साथ जो एक कनेक्शन है, एक जो कोऑर्डिनेशन है, वह बना के रखता है। अब बात करते हैं कोलगेट घोटाला की। देखो, कोलगेट घोटाला, जैसे कि कोयला आवंटन की हम बात करेंगे, कोयला आवंटन घोटाला, इसे कोलगेट घोटाला कह दिया जाता है। अब मामला आया जब जांच हुई सीबीआई से, सीबीआई ने 2 रिपोर्ट्स तैयार की। एक जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी, एक जो संशोधित रिपोर्ट थी, जिसमें आंकड़ों को बदला गया था। आंकड़ों को बदला इसलिए गया था ताकि सरकार, मतलब क्योंकि सरकार का एक प्रेशर था, है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसलिए उन आंकड़ों को बदला गया। तो सीबीआई की जांच ज्यादातर हम देखेंगे कि उन अधिकारियों के लिए नहीं होती जो कि सरकार से ज्यादा जुड़े हो। आप देखेंगे कि चाहे, मतलब हम इसको एक वैसी स्वस्थ परंपरा नहीं कह सकते देश की। ठीक है, वैसे तो मैं बचती हूँ इस तरह की बातों से कि जो मुद्दा है मैं बस वही पढ़ाऊं, बहुत भटकू ना, पर फिर भी आप ज्यादातर मामलों में देखेंगे तो चाहे ईडी की जांच हो या फिर सीबीआई की जांच हो, तो ज्यादातर जो विपक्षी दल के हैं या फिर सेम पार्टी के लोग नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जांचें बैठती हैं। तो यहां पर क्या है कि सीबीआई पर राजनीतिक जो हस्तक्षेप बनता है, यहां पर इस वजह के कारण जब उसकी अपनी रिपोर्ट्स जो है वह उसने बदल दी, संशोधित रिपोर्ट को न्यायालय में पेश किया गया, और ये बात मानी भी गई कि हाँ, एक प्रेशर था, एक पॉलिटिकल प्रेशर था, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये क्या है, एक पैरेट है, पिंजरे में बंद तोता है, इसको बंद किया गया है पिंजरे में। सीबीआई की मतलब अपनी अपनी कोई शक्तियां नहीं है, ये बात इसमें कही गई। तो मैं कुछ चैलेंजेस सबसे पहले आपको बताती हूं। पहला चैलेंजेस जो है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप का। पिंजरे में बंद तोता, मतलब यहां पर हम चैलेंजेस की बात पहले करेंगे और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं। ठीक है, चैलेंजेस की बात करेंगे। जरा एक क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस 2021 का क्वेश्चन है। प्रश्न था कि एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जांच करने के जो सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर राज्य प्रश्न उठा रहे हैं, हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने के लिए जो शक्ति है वह अत्यांतिक नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। भारत के संघीय ढांचे विशेष संदर्भ में विवेचना इसमें करनी है आपको। ठीक है, भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में आपको विवेचना करनी है कि सीबीआई जो है क्या वह एफआईआर करने, ठीक है, एफआईआर दायर करने, और इस पर राज्य जो है वह प्रश्न उठा रहे हैं। तो इस संदर्भ में सीबीआई के लिए राज्यों की जो सहमति है उसको रोके रखने की जो शक्ति है वो अत्यांतिक, वो एब्सोल्यूट नहीं है। देखो, सीबीआई किसी राज्य में अगर जांच करता है तो एक सामान्य सहमति वाला शब्द उठता है। ध्यान रखना, सामान्य सहमति मतलब राज्य
कि पुलिस और राज्य सरकार उसके साथ कोऑपरेट करेगी, सीबीआई की सहायता करेगी, इसके लिए होती है एक सामान्य सहमति। ठीक है, तो सामान्य सहमति को आप देखेंगे लगभग शायद 8 राज्यों के, हाल ही में आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की बात करें, उन्होंने सीबीआई को जो अपनी सामान्य सहमति दे रखी थी उसको रोक लिया। अब उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? ऑब्वियस सी बात है कि आप राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के अधिकारी या फिर उपप्रमुख के खिलाफ अगर कोई मामला उठ रहा है, आप उसको दबाना चाह रहे हैं। तो सीबीआई के पास यह अधिकार है कि केंद्र सरकार का कोई अधिकारी या संघ सरकार से संबंधित अगर कोई अधिकारी है तो उस संदर्भ में वह जांच कर सके और राज्यों को इसमें सहयोग जो है वह करना होगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपसे चैलेंजेस की बात करती हूं। तो पहला जो इसमें चैलेंजेस हमें दिखाई देता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अगर रिपोर्ट्स बदल दी जा रही हैं, सीबीआई इस बात को मान ले रहा है, तो पता तो चल ही रहा है कि ये अब पेरेंट आप क्या होता है, जैसे कि आपने कोई तोता पाला है ना, आप उससे जो बुलवाएंगे आप वो वही बोलता है, मतलब वह अपनी मालिक की आवाज में ही बोलता है। तो यहाँ मालिक कौन है? यहाँ मालिक सरकार है, और पिंजरे में कौन बंद है? पिंजरे में सीबीआई बंद है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पिंजरे में बंद तोता की तरह है। ठीक है, सो जून 2023 में अगर हम देखें तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। तमिलनाडु ने सामान्य सहमति वापस ले ली थी, मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा, सीबीआई अगर जांच करे उसकी सहायता नहीं करेगा, सामान्य सहमति को क्या ले लिया? वापस लिया। और ना केवल ये सामान्य सहमति जो है तमिलनाडु ने वापस ली थी, बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसे राज्य थे। तो एक चैलेंज यही है कि राज्यों के साथ जो संघर्ष है वह हो जाता है। क्या चैलेंज है? राज्यों के साथ संघर्ष हो जाता है, राज्यों के साथ संघर्ष हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1990 की बात करें तो इस दशक में जैन हवाला डायरी मामला आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच में ये देखा गया था कि मतलब चूंकि आला अधिकारी थे, बहुत उच्च अधिकारी थे, बहुत हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे इस घोटाले में, सो आप फाइल ही नहीं खोल रहे हो, आप उस मुद्दे पे ही नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि कई मामले ऐसे थे कि जब सीबीआई को जो काम करना चाहिए था उसने वो काम नहीं किया, या तो रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक प्रक्रिया बहुत लंबित कर दी। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आज मान लीजिए कोई मामला बहुत उठा हुआ, बहुत सेंसेशन है, अगर आज या फिर मतलब अगर जब तक वह मामला गर्म रहता है, अगर तब तक कोई निर्णय हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज लोग भूलने लगते हैं ना। जैसे कि जब आप रिवीजन नहीं करते आप लोग भी भूल जाते हो ना कि ये 65 चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, आप आगे के जो 64 चैप्टर है वह खा गए, भूल गए। तो बस वैसे ही समटाइम्स सीबीआई भी चीजों को भुला देने के लिए मामला को लेट लतीफ कर देना, इधर उधर डाल देना, ये जब प्रवृत्ति ज्यादा चली तब ऐसे में सीबीआई पर इस बात का जो प्रश्न चिन्ह है वह बार बार उठा कि ये एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रही। इसके अलावा देखो कि उच्च अधिकारी केंद्र से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो एक ये इशू है, पूर्वानुमति का इशू है। एक चैलेंज क्या है कि आप कोई उच्च अधिकारी है, पूर्वानुमति का प्रावधान, केंद्र सरकार का उच्च अधिकारी है, आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। केंद्र सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी, आप उसके डिपार्टमेंट, उसके आसपास के लोगों से कैसे परमिशन ले सकते हो? मंत्री, मिनिस्टर, ये सब अगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कैसे कह देंगे कि हाँ इसके खिलाफ जांच कर लो? क्योंकि जब उसकी कुछ पोल पट्टी पता चलेगी तब पता चलेगा ये भाई साहब भी शामिल थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर मामलों में जो ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जांच है उसकी स्वीकृति ही नहीं मिलती। इसके अलावा देखो कि स्वायत्तता का अभाव है, मतलब ये अपना कार्य एक ऑटोनोमस तरीके से नहीं कर सकते, स्वायत्तता का अभाव है, प्रक्रिया बहुत लंबी है, लंबित प्रक्रिया, बोझिल प्रक्रिया कर देते हैं, लंबित प्रक्रिया है। इसके अलावा देखो इसकी अगर हम क्षेत्राधिकारों की बात करें तो अस्पष्टता है। सीबीआई का क्षेत्राधिकार क्या होगा? सीमाएं, लिमिट्स ज्यादा लग जाती हैं, क्षेत्राधिकार में अस्पष्टता है, क्लैरिटी नहीं है।
और राज्यों के साथ भी अगर उनका विवाद चल रहा है कि सीबीआई बनाम राज्य पुलिस की हम बात करेंगे इसमें, तो अगर राज्यों के साथ भी बार बार जो है अगर विवाद चलता है, उसके पीछे भी रीजन यही है कि आपने परिभाषित ही नहीं किया ठीक तरीके से कि कहां पर लिमिट सीबीआई की होगी और कहां पर जो लिमिट है वह राज्य पुलिस की होगी। कौन सा मामला सीबीआई देखेगा, कौन सा मामला सीबीआई नहीं देखेगा। हाल के अभी वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इस मामले को उठा, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कह दे कि राज्य अगर मना कर दे तब क्या सीबीआई जांच कर सकती है। सीबीआई के पास यह पावर है क्या कि वह राज्य सरकार अगर अनुमति नहीं दे फिर भी वह जांच कर ले, तो क्या राज्य के अधिकार है, क्या केंद्र के अधिकार है। मामला बहुत गरमाया रहा, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है कि हमारे पास इतने सारे आयोग और इतनी सारी एजेंसियां हैं कि अब आवश्यकता हमें इस बात की हो गई है कि हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दें और हम बाकी उसके विभाग बना दें, तो चीजें जो है वो स्मूथली फंक्शनिंग होती रहेंगी। डेफिनेटली आपको सोचिए कि आपने एक डिपार्टमेंट से 4 डिपार्टमेंट कर दिए, तो एक पहले जो काम एक जगह से हो जा रहा था अब 4 डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। जब चीजें बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की एक प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। सो अगर अलग अलग एजेंसियां हैं, सब वही का, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, सीबीआई का मामला चलो केंद्र सरकार को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, भले कोई एफआईआर का मामला उसमें सीबीआई कर दिया, कोई मर्डर का केस है बात इंपॉर्टेंट था सीबीआई जांच उसमें हो रही है, बहुत कई ऐसे मुद्दे हैं कि उसमें सीबीआई जांच। समटाइम्स राज्य सरकारों के खिलाफ अगर सीबीआई की जांच हो रही है, राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रहे, एक बड़ा मामला है, तो यहां पर सीबीआई की ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वह होती हैं। ठीक है, तो अस्पष्टता है। इसके अलावा पुराने कानूनों से काम कर रही है, नए तरीके से काम करना है, नए कानून चाहिए, बट आपके पास जो लॉ है वह बहुत पुराने हैं, पुराने कानून है। आप बताओ कैसे काम करोगे, 100 साल पुराने कानूनों से आप शासित हो रहे हो, तब ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस है। और इसलिए कोलगेट मामले में 2013 में क्या कहा गया था, एक एक्ट पैरेट कहा गया था जो कि स्पीकिंग इन इट्स मास्टर वॉइस, मतलब अपने मालिक की जो आवाज है उसको कॉपी कर रहा है, उसी के आधार पर चल रहा है। सो दैट्स व्हाई चैलेंजेस हैं, सरकार के कंट्रोल में है, और इसलिए इसको एक एक्ट पैरेट, एक पिंजरे में बंद तोते की जो बात है वह की गई थी। देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में कुछ कुछ कहता रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इंडिपेंडेंट एंड लीगल एंटिटी है एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब यही आपका मेंस का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए यही आपका मेंस का क्वेश्चन आ जाए कि सीबीआई जो है वह लीगल एंटिटी है, आप बताइए कि अगर इसने मजबूती के साथ कुछ फैसले किए हैं, मजबूती के साथ किन्हीं मामलों को निपटाया, उन मामलों को बताइए, है ना, और बताइए कि क्यों आखिर केंद्र सरकार का जो कंट्रोल है वह नहीं है। क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूं, सामान्य सहमति वाला, है ना। अच्छा, सामान्य सहमति जो शब्द है वह क्या है, पहले हम इसको कर लेते हैं। उसके पहले भी जान लो कि सीबीआई जो है वह क्या है, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर की सिफारिशों पर एक प्रमुख हमारी जांच पुलिस एजेंसी की तरह काम करती है। एक वैधानिक निकाय ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको शक्तियां प्राप्त हो रही है। देन नेक्स्ट है कि किस विभाग, तो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत यह आएगा, और ये भारत सरकार के अधीन अधीक्षण का काम करेगा। मेन काम इसका क्या है कि ये बहुविषय एजेंसी है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है, पारंपरिक अपराधों की जांच करने वाली बहुविषयक एजेंसी है, और ये एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भारत में इंटरपोल के, जो इंटरपोल है ना, उसके केंद्रीय ब्यूरो के रूप में यह जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, तो सीबीआई की बात करें तो डीएसपीआई जो अधिनियम है 1946, इसके द्वारा ये शासित होगा। अब देखो, अच्छा एक बात और, पहले एक बात और समझ लो इसके पहले, एक है आपका एनआईए और एक है आपका सीबीआई। ठीक है, एनआईए और एक है आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों में अंतर क्या दिखाई देता है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसका मेन काम क्या है, आतंकवाद, है ना, आतंकवाद के मामलों को देखना। एक आतंकी संगठन ने 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था,
2008 है शायद, है ना। 2000 में मुंबई हमला हुआ था, जिसमें कि लगभग 10 जो आतंकी थे, पाकिस्तान का एक इस्लामिक एक आतंकी संगठन था, मुंबई हमला। इसके बाद ये आवश्यकता महसूस होती है कि ऐसी एक एजेंसी हो। इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई सिक्योरिटी गार्ड, कई फॉरेनर्स भी थे, ठीक है। और ये इसमें क्या हुआ था कि शायद 8 या 10 के आसपास आतंकवादी थे जिन्होंने गन फायर पर बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया, मारा। सो एनआईए का मेन काम क्या है कि आतंकवाद के से जुड़े जो मामले हैं इसको देखना, केवल आतंकवादी घटनाओं और इन मामलों को सुलझाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेकिन जब हम सीबीआई की बात करेंगे तो क्या सीबीआई का विषय केवल आतंकवाद है? डेफिनेटली ये आतंकवाद से भी जुड़े हुए कई मामलों को देख लेता है, लेकिन मेन रूप से हम देखें तो भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है, रिश्वतखोरी है, मतलब बहु विषय है, इसके पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है ना, रिश्वतखोरी, इन सभी से जुड़े हुए मामलों को जो सीबीआई है वह देखता है, ठीक है। और सीबीआई का एक मोटो क्या है या उद्देश्य वाक्य, मेन वाक्य क्या है इसका? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एंड ईमानदारी, ठीक है। अब ये इसके और क्या क्या प्रयास होते हैं, मतलब ये और क्या क्या जो सीबीआई है वह और क्या क्या काम करता है। तो सीबीआई का काम क्या है कि सार्वजनिक जीवन में जो आतंकी जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं उसको कम करना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, सार्वजनिक जीवन में आर्थिक व हिंसक अपराधों को कम करना, आर्थिक व हिंसक अपराध, कई मर्डर मिस्ट्री भी सुलझाने लगती है सीबीआई, है ना। तो ऐसा नहीं कही केवल आर्थिक अपराध, आर्थिक व हिंसक जो अपराध हैं, है ना, इनको कम करने में सहायता करना। अगर न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है तो सुप्रीम न्यायालय भी क्या कर रहा है? सीबीआई को जांच सौंप दे रहा है। तो न्यायालय के समक्ष लंबित मामला, इसकी जांच करना। कई ऐसे मामले हाईलाइट हो गया, अगर वह ह्यूमन राइट का है बट बहुत हाईलाइटेड मामला है, तब इस मामले को भी सीबीआई को सौंपा जा सकता है, सीबीआई इस मामले की जांच कर सकती है। इवन अगर हम साइबर की बात करें, साइबर हमलों की बात करें, तो इस तरह के जो मामले हैं ये भी सीबीआई देखता है, साइबर अपराध के जुड़े हुए मामले, है ना। इसके अलावा देखो कि ये जो राज्यों के पुलिस संगठन है, इवन हमने यहाँ पर भारत में इंटरपोल की बात की, तो इंटरपोल के साथ मिलकर भी जो काम है वह कर रहा है। तो ये कई तरह के जो काम है वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के होंगे, है ना। तो सीबीआई क्या है, किस तरीके से काम करता है, एनआईए से कैसे डिफरेंट है, ये हमने देख लिया। अभी देखो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर हमने जान लिया स्टार्टिंग में कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जो मामले हैं, आर्थिक अपराध के जो मामले हैं, ये सारे देखेगा। हमें आवश्यकता महसूस होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि हम रिश्वतखोरी और करप्शन जो है इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी हो, और इसके लिए हमने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो अधिनियम है इसके अंतर्गत इससे शक्तियां जो है वह हमने सीबीआई को दी, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे कि इसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन आईडीआर चलाया गया जो कि आइडेंटिफाई जो स्टोलन कल्चरल प्रॉपर्टीज है उनको वापस लाने और उनके सबके लिए काम करेगा। तो ये सीबीआई के स्थापना उद्देश्य, और कुछ हमने यहाँ पर बात की किस तरह के कार्य करेगा। अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि ये बधाव ये क्यों पिंजरे में बंद है, सो हमने यहाँ पर कुछ चैलेंजेस की बात की। अब चैलेंजेस को ही आप रिफॉर्म कर सकते हैं कि ऑटोनॉमी नहीं है तो ऑटोनॉमी दे दो, पूर्व अनुमति का प्रावधान है तो इसको थोड़ा सा कम कर दो, कि हमें अगर बहुत विशिष्ट गणमान्य कोई नहीं है तब हमें आसानी से अगर
पता चलता है कि उसने अपराध किया है तो जांच करने दी जाए। जांच के लिए क्यों आप अनुमति जो है वह कह रहे हैं, ठीक है। सामान्य सहमति राज्यों के साथ, अब राज्यों के साथ प्रॉब्लम है तो ऐसे नियम बनाए जाए, क्षेत्रीय अधिकारों को स्पष्ट कर दिए जाए, वही उपाय हो गए। तो चैलेंजेस क्या है और उपाय क्या है, हमने इन मामलों की चर्चा करी। तो देखो कभी भी जैसे कि मान लो कभी सीबीआई का कुछ आ गया, मतलब मेंस में मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये 2021 का भी हमने क्वेश्चन देखा, तो जब भी क्वेश्चन आया तो कुछ केसेस को जरूर आप मेंशन करो, है ना, केसेस को जरूर लिखो। जैसे कि अगर आप कोलगेट घोटाले की बात करें, है ना, या फिर और कोई हम जन हवाला केस करें, और भी कई तरह के केसेस थे, अगर लगता है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट बदली, सीबीआई ने इसमें ढील दी, या अभी अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक इंडिपेंडेंट है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्र का इस पे कंट्रोल नहीं है, तब इस संदर्भ में लिखें कि ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने ऐसा क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। तो चूंकि हम राज्यों की सहमति की बात कर रहे थे, तो हम यहां पर चलते हैं और सामान्य सहमति की बात करते हैं। देखो समटाइम्स सीबीआई को स्टेट के साथ कोरिलेट जो कॉपरेशन है वह करना होता है, और स्टेट ऐसे में सहमति दो तरह की देता है। एक सहमति जो कि सामान्य सहमति होती है कि हाँ वह सहयोग करेगा, सामान्य सहमति। एक होती है जो कि विशिष्ट सहमति होती है, विशिष्ट सहमति, ठीक है, एक विशिष्ट और एक सामान्य। तो ये दो तरह की सहमति होती हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि 8 से ज्यादा ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने सामान्य सहमति सीबीआई से वापस ले ली, जिसमें कि महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। तो सामान्य सहमति का जो मतलब है आखिर वह क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूपीएससी। यह सीबीआई को राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति देता है, मतलब वो अपना काम कर पाए, उसमें किसी तरह की जो प्रॉब्लम है वह ना हो, है ना। राज्य और राज्य की जो पुलिस एजेंसियां हैं वह कॉपरेट करें। यदि सीबीआई के पास राज्य सरकार की सामान्य सहमति नहीं है तो उसे मामला दर मामला आधार पर सहमति के लिए आवेदन करना होगा, और सहमति मिलने से पहले वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तीसरा है कि सामान्य सहमति वापस लेने का अर्थ यह भी है कि सीबीआई सामान्य सहमति वापस लेने से पहले किसी राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच जारी नहीं रख सकता। अब देखो, सामान्य सहमति तो वापस ले ली, पर उसके पहले किसी मामले की जांच सीबीआई कर रहा था, उस मामले पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो मामला प्रभावित नहीं होगा। हाँ, नए मामले को जरूर पंजीकृत नहीं कर रही है राज्य सरकार, उसमें जरूर नहीं हेल्प करेगी, बट पुराना जो मामला पंजीकृत है जिसमें सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस मामले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें यह कहना कि सामान्य सहमति वापस लेने का अर्थ यह है कि इसके पहले जो राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच थी वो जारी नहीं रख सकता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि आवेदन करने के बाद ही अगर जांच वह कर सकता है, तो यह सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट सहमति का भाग होगा। सामान्य सहमति ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए कि यह सीबीआई को राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से कार्य करने की जो अनुमति है वह देता है, इसको हम सामान्य सहमति कहेंगे। आया समझ में। एक केस मैं आपको बताती हूं। एक केस आया था बच्चों सुप्रीम कोर्ट में 1997 में, विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला। अब देखो, जब भी ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, डेफिनेटली हमें जानना चाहिए, और स्पेशली अगर हम सीबीआई को लिख रहे हैं, हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में लिख रहे हैं, हम खुद जुडिशरी के बारे में लिख रहे हैं, या फिर हम आपको याद है कि हमने मूल संरचना हम पढ़ चुके, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो आज आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको आज होमवर्क दूंगी। भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णयों में सीबीआई की स्वायत्तता को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। अब देखो, अब अगर ये केस है, आप इसको कैसे यूज करोगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो साल भर पढ़ रहे हैं बच्चों, हम उसका यूज अपने एग्जाम में कैसे करेंगे। तो हमने विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला जो केस है वह पढ़ लिया, और इस केस में यह कहा था कि सीबीआई के पास स्वायत्तता है। अगर ये कहा कि स्वायत्तता को सुरक्षित रखा जाए, स्वायत्तता सुरक्षित रहे, तब ऐसे में आप इसका यूज किस में करेंगे। अगर सीबीआई को लेके मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे थे
तो चैलेंजेस में हमने लिखा था कि स्वायत्तता नहीं है, तो आपने इसके सॉल्यूशन में क्या लिख दिया, इसके उपाय में आपने विनीत नारायण जो केस है इसका उद्घाटन कर दिया, इसका यूज कर दिया। ठीक है, बस इस तरीके से हमें, अगर आप देखो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये सारी चीजें सीख जाओगे, धीरे धीरे करके आज एक मामला एक टॉपिक से याद करोगे, फिर 10 मामले याद करोगे, फिर धीरे धीरे ऐसे करके सारे मामलों के साथ कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अपने आप ऐड होते जाएंगे। ठीक है, सो भारत संघ मामले में क्या कहा, अब सीबीआई निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। तो इसमें यह कहा, अब देखो सीबीआई अगर मान लो केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है या फिर जो भी इसके लिए प्रावधान मान लीजिए है, अगर उसके कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है कि उसका टर्म क्या होगा वही सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। उसे पता है आज डिसीजन ले लेंगे, आज जांच खड़ी कर देंगे, कल हमें हट जाना है। तो अगर कार्यकाल, और यही एक कारण है कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पद है उनके कार्यकाल की सुरक्षा हमने दे रखी है, जैसे कि निर्वाचन आयोग। अगर निर्वाचन आयोग को यह लगेगा कि वह ज्यादा क्लैरिटी और निष्पक्षता के साथ चुनाव करा दे, तो जो वर्तमान में सरकार है, जो सत्ताधारी मान लीजिए सरकार है, अगर उसके द्वारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती फिर कि नहीं अब तो हटा दिया हमने क्योंकि उसने डिसीजन कुछ उनके अगेंस्ट ले लिया, तो यहां पर तो आप देखेंगे कि मोदी जी के खिलाफ भी कुछ नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था किसी बात को लेके, मुझे एक्यूरेट टर्म अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये न्यूज मैंने देखी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन समटाइम्स की बहुत सारे मामले हैं, है ना। सो न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई के कुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा, इसमें सीवीसी के साथ जोड़ दिया। सीबीसी प्रमुख का चयन कौन करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, है ना। ये अच्छे सिविल सर्व, अच्छे जो सिविल सेवक है उनके पैनलों में से किया जाए, यहाँ पे भाई भतीजावाद ना चले। ठीक है, इनमें आगे ये कहा गया कि किसी असाधारण स्थिति में सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक है उनका स्थानांतरण, जिसमें उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यभार संभालने की आवश्यकता भी शामिल है, के लिए चयन वाली समिति की मंजूरी होनी चाहिए। किसी वही बात है कि केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मामला ऐसा फंस गया, वहां का स्थानांतरण कर दिया, उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया, अलग कर दिया, या फिर किसी और केस में डाल दिया, तो यहाँ पर इस बात को इंश्योर करा जाए, एक समिति बनाई जाए, वो मंजूरी दे, तब जाके इनको मामलों से हटाया जाए। तो यहाँ, और इस समिति में कौन हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, मुख्य न्यायाधीश शामिल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि डिसीजन जो विनीत नारायण केस दिया था एक लैंडमार्क जजमेंट था, और इस जजमेंट में जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी जो सीबीआई है उसको बचाव के लिए, उसकी स्वायत्तता के लिए कई सारे जो प्रावधान है वह इसमें किए गए थे। क्लियर है। तो हमने सामान्य सहमति की बात कर दी थी, है ना। हमने जाना था कि सामान्य जो संथानम समिति है इसकी सिफारिश पर किया, एनआईए सीबीआई की बात की, एक मेंस का क्वेश्चन देखा, पिंजरे में बंद तोता, चैलेंजेस और उपाय की बात कर ली। उपाय में आपको, उपाय में क्या याद रखना है, कौन सा केस, विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला, है ना। ये चैलेंजेस हैं, तो विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला जो था जिसमें कि सीबीआई की स्वायत्तता की बात की गई थी, वह इसका उपाय होगा। इसके अलावा हमने कुछ जो सीबीआई की वेबसाइट्स है वह क्या कहता है अपने बारे में कि कैसे ब्राइबरी करप्शन को रोकेगा, कैसे आईडी आर्ट मोबाइल ऐप एंड बाकी सारी चीजें। ठीक है, सो स्थापना, उद्देश्य, कुछ हमने चैलेंजेस रिफॉर्म की भी बात करी। अब एक और करंट अफेयर का एक पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद हम इसके बाकी कार्य देखेंगे। हाल ही में ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात की गई, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल जो है वह कई तरह के नोटिस जारी करता है, ठीक है। सो हाल ही में एक सीबीआई ने क्या किया, अब चूंकि इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई जो है वह काम कर रहा है, तो सीबीआई इंटरपोल की तरफ से ये कार्रवाइयां सीबीआई ही तो करेगा, ठीक है। तो यहां पर हाल ही में क्या हुआ कि कर्नाटक का एक जो फरार सांसद थे इसके विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने की एक संभावना जो है वह इसमें व्यक्त की, ठीक है। तो देखो, जब हम इंटरपोल की बात करेंगे कि दुनिया भर को सुरक्षित करने के लिए, अगर हम विश्व की पुलिस की बात करें जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए काम किया जाए, तो सीबीआई इनके साथ मिलकर काम कर रही है। तो अगर मान लीजिए कि कर्नाटक का एक सांसद फरार हो जाता है, उसके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, तो यहाँ पर कौन करेगा, सीबीआई इस केस को देख रही है यहाँ पर। सो ये क्या है,
इंटरपोल का एक कलर कोडेड एक नोटिस का एक हिस्सा है और दुनिया भर में अपराधियों की जानकारी को देशों के बीच साझा करने में मदद करता है। और बेसिकली अलर्ट अनुरोध है कि अब ये जो फरार हो गया, ये भाग गया, अब इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो अगर नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल ने, चूंकि विश्व के सभी संगठन, विश्व की पुलिस सब इनके साथ कोरिलेट कर रही है, तो जिस जगह पर होगा, जहां पर जानकारी होगी, हम उस देश के साथ साझा कर देंगे। तो इसलिए इसको अलर्ट अनुरोध कहा जाता है और इसमें आपराधिक जांच की, व्यक्ति की पहचान, स्थान, वो वहां पे क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी जुटाने के लिए इस नोटिस को जारी करा जाता है। ठीक है, एक पूछताछ नोटिस और आपराधिक आरोप कई तरीके की चीजें हैं। सो इंटरपोल की अगर हम बात करें कौन कौन से नोटिस है इसके, एक होता है रेड नोटिस जो कि वांटेड पर्सन के खिलाफ जारी करा जाता है, एक होता है येलो नोटिस जो कि मिसिंग पर्सन के लिए, एक होता है ब्लू नोटिस जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एक होता है ब्लैक नोटिस जो कि आइडेंटिफाई, कई ऐसी बॉडीज मिल जाती हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, उसके लिए ब्लैक नोटिस होता है, एक ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग्स और इंटेलिजेंस के लिए, एक ऑरेंज नोटिस होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए, पर्पल होता है मोडस ऑपरेशन के लिए, एंड इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है कि ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस के लिए, ठीक है, कि किसी तरह के जो प्रतिबंध है उन सब के लिए। तो ये पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक नोटिस की बात यहाँ पर करी गई थी। और यहाँ पे हमने सीबीआई के ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है हमने इसकी बात की, जो कि किसका हिस्सा है, इंटरपोल की कलर कोडेड नोटिस के एक हिस्से के रूप में इसको जारी करा। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, प्रश्न है, सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि उसे जांच करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण की संथानम समिति के द्वारा की गई और विभिन्न भागों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में है। सो डेफिनेटली ये तीनों बातें जो है वह इसमें शामिल है ना, सीबीआई के बारे में इसमें तीनों बातें जो है वह शामिल होंगी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर सीबीआई का जो गठन है वह कैसे होता है। ठीक है, देखो सीबीआई में एक जो पूरे प्रशासन के लिए, सीबीआई के पूरे प्रशासन के लिए एक जिम्मेदार होगा जिसको कि सीबीआई निदेशक कहा जाएगा, सीबीआई निदेशक। और ये पूरे प्रशासन का मतलब सीबीआई के प्रशासन के लिए प्रमुख होगा। ठीक है, सीबीआई के पूरे प्रशासन का प्रमुख होगा, पूरे प्रशासन का प्रमुख होगा। और देखो ये ऐसा व्यक्ति बनाया जाएगा जो पुलिस महानिदेशक के पोस्ट का हो, है ना, पुलिस महानिदेशक। जैसे कि अगर हम देखें तो मई 2023 में प्रवीण सूद को बनाया गया जो कि कर्नाटका के पुलिस महानिदेशक रहे। 2023 में सीबीआई निदेशक के ये जो मुख्य पद की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकारी है, ठीक है, 2023 में प्रवीण सूद। और ये कौन थे, ये कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक मतलब जो पूरे राज्य पुलिस का मुखिया होता है ना, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक। तो इस स्तर के व्यक्ति को सीबीआई का जो प्रमुख है, पूरे प्रशासन का जो प्रमुख है, वह बनाया जाता है। अब देखो कि सीबीआई निदेशक को सहायता करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, तो इसमें सहायता करने के लिए दो निदेशक होंगे, एक विशेष और एक अतिरिक्त। सीबीआई को सहायता करने के लिए सहायता हेतु दो अन्य निदेशक होंगे, एक होगा विशेष निदेशक, एक विशेष निदेशक होगा और एक अतिरिक्त निदेशक होगा, विशेष और अतिरिक्त निदेशक। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वह इनके गठन में शामिल होंगे। जैसे कि हम संयुक्त निदेशक की बात कर लें, अन्य में संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक,
उप महानिरीक्षक, पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक वैज्ञानिक, बहुत सारे लोगों का जो संगठन है, बहुत सारे लोग जो हैं वह सीबीआई में शामिल होंगे। ठीक है, अब देखो कि सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, ठीक है, सीबीआई निदेशक, और पूरे प्रशासन के लिए यह जिम्मेदार होगा। अब देखो एक बात और जानो कि अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, ठीक है, ये तो हो गया गठन, किसमें कौन कौन शामिल होंगे, उप महानिरीक्षक स्तर तक के लोग शामिल होंगे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें शामिल होंगे कुछ फॉरेंसिक वैज्ञानिक हैं, कुछ कानूनी अधिकारी हैं, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब लेकिन देखो कि अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें कि क्या इनका कार्यकाल होगा, है ना, उसके लिए कई, जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त जो संशोधन एक्ट आया 2014 में एक संशोधन एक्ट आया था लोकपाल और लोकायुक्त, उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है एंड ऑल। तो एक बार हम उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त, दो 2013 का एक्ट, और इस एक्ट ने कई संशोधन कर दिए। कुछ कुछ संशोधन होते रहते हैं ना, किसी अधिनियम में एक या दो पॉइंट्स बदल दिए, बस हो गया, वही संशोधन अधिनियम हो गया। तो ऐसे ही लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है 2013, ठीक है, इसने जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है, जिसको कि हम शॉर्ट में DSPE कह देते हैं, उसमें कुछ संशोधन किए। DSPE, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना वाला जो अधिनियम है 1946, इसमें कुछ क्या किए, संशोधन प्रस्तावित किए। अब ये संशोधन कैसे थे, तो इसमें पहला जो संशोधन है, पहला संशोधन था कि जो सीबीआई निदेशक है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार तो कर ही रहा था, लेकिन इसमें एक समिति की बात कही गई। कहा कि सीबीआई का जो मेन प्रमुख, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कि पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति हेतु नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही थी, है ना, बट ये जो केंद्र सरकार है एक समिति बनाएगी, और इस समिति में कौन कौन होंगे, तो पीएम होंगे, नेता विपक्ष होंगे, और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, जो सीजेआई है, सीजेआई द्वारा नामित जज या व्यक्ति, ये इसमें शामिल होंगे। ठीक है, साथ ही इसमें यह कहा गया सेकंड कि केसों का, जो केस, मान लीजिए कोई भी जांच का मामला है, तो जो उसका पूरा अभियोजन बनाया जाएगा, उसके लिए एक निदेशक मंडल तैयार होगा। कैसे जांच चल रही है, क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, किस संदर्भ में केस है ना। सो केसों के अभियोजन हेतु एक निदेशक मंडल की बात कही गई। केसों के अभियोजन और उसकी जांच परख और कार्यान्वयन के लिए एक निदेशक मंडल होगा। ठीक है, साथ ही इसमें यह कहा कि सीबीआई निदेशक के रूप में जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है, वह, आपने एसपी सुना है, कौन होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो पुलिस अधीक्षक के स्तर का जो व्यक्ति होगा उसे सीबीआई निदेशक बनाया जाएगा। सो सीबीआई के अधिकारी जो है, सीबीआई अधिकारी पुलिस अधीक्षक या ऊपर की रैंक का ही होगा, या ऊपर की रैंक का होगा। ठीक है, साथ ही देखो, अब अगर हम इसके
ये देखिए कि जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के जो निदेशक है उनका टाइम जो है वह कितना है, उनका जो कार्यकाल है वह कितना है, इस बात को और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपसे बात करती हूं इनके कार्यकाल की। देखो, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे, ठीक है, तो जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है यानी डीएसपीई, है ना, तो कुछ प्रावधान, चूंकि इनको शक्तियां जो सीबीआई को मिली है वह उसी डीएसपीई एक्ट से मिली है 1946 के, तो उसी संदर्भ में कुछ बातें जो है वह कही गई थी। सो यहां पर देखो 2014 में एक संशोधन आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, डीएसपीई, ठीक है, एक्ट 2014। अच्छा, ये एक्ट ये कहता है, ये विपक्ष के नेता की बात पहले कर देता है कि अगर हम विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो मान लीजिए कि अगर कोई मजबूत विपक्षी दल या प्रॉपर विपक्षी दल अगर नहीं है तो लोकसभा में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को विपक्षी पार्टी का प्रमुख माना जाएगा, विपक्षी पार्टी का नेता माना जाएगा। ठीक है, और ये बात सभी के लिए, सभी में लागू होगी जितनी भी विपक्ष की बातें कही अब तक हमने। अब देखो, तो यहाँ पर एक संशोधन एक्ट 2021 आता है और इसमें संशोधन किया गया कार्यकाल के बारे में, और इसमें यह कहा गया कि चूंकि सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग था, सीवीसी 2003 जो एक्ट है, इस एक्ट में ये फर्स्ट हो गया है ना, इस एक्ट में सीबीआई का जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का था। ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल था। अब इस एक्ट से क्या किया गया, इस कार्यकाल को संशोधन किया और 5 वर्ष करा दिया, संशोधन करके 5 वर्ष कर दिया, 2 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। और इसमें यह भी कहा कि एक बार में किसी का कार्यकाल अगर बढ़ाना है तो एक बार में 1 वर्ष हेतु कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष हेतु कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। सो 2 वर्ष का था पहले सीवीसी एक्ट 2003 के अंतर्गत, और वर्तमान में हम देखेंगे तो इसमें एक्ट 2021 में जो संशोधन हुआ है ना, इस 21 में जो संशोधन हुआ उसमें याद रखना कि इस ये जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो ये कार्यकाल वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसके कार्य जो है वह क्या क्या होंगे। गठन की बात हो गई है ना, लोकपाल लोकायुक्त संशोधन की बात हो गई। चलिए, अब इसके जो कार्य हैं वह क्या होंगे, सीबीआई क्या कार्य करेगा। सीबीआई का कार्य ये होगा कि अगर केंद्र स्तर का कोई व्यक्ति है, केंद्र स्तर का कोई कर्मचारी है, केंद्र स्तर का कोई अधिकारी है, और अगर वो भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में, इन सभी चीजों में अगर लिप्त है, किसी गंभीर अपराध में लिप्त है, उसका अन्वेषण करना यानी उसकी जांच करना, है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। तो ये सीबीआई का क्या होगा, पहला ऐसा काम होगा कि केंद्र के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच, केंद्र के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच। ये क्या होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड देखो, राजकोषीय व आर्थिक कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। सेकंड क्या है, राजकोषीय व आर्थिक उल्लंघन राजकोषीय व आर्थिक उल्लंघन, आर्थिक कानूनों का उल्लंघन, इसकी जांच करना।
अच्छा देखो, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें काफी सारी चीजें शामिल है। आपको लगेगा कि आयात निर्यात के केस इसमें नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगर हम आयात निर्यात नियंत्रण की बात करें, ये भी इसमें शामिल होगा। अगर हम सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो फ्रॉड होंगे इनकी जांच भी की जाएगी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एंड सीमा शुल्क, इससे रिलेटेड भी अगर कुछ प्रावधान है, इससे रिलेटेड भी अगर कोई फ्रॉड, इस तरह की जालसाजी है, तो उसकी भी जांच करेगा। इसके अलावा देखो, कुछ पेशेवर टाइप के अगर अपराधी हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मेन काम ही, जैसे कि अभी ग्रोह बन गया जिसने कि क्या किया कि साइबर क्राइम करना शुरू किया, साइबर फ्रॉड लोगों के साथ करना शुरू किया। तो इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं कि एक ग्रोह या पेशेवर अपराधियों के द्वारा किए जा रहे हैं। सो पेशेवर अपराधियों या गिरोह, पेशेवर अपराधियों के संगठन, गिरोह शब्द यूज किया जाएगा, नॉट संगठन, है ना, कि गिरोह द्वारा किए जा रहे अपराध, किए जा रहे अपराध, है ना। इसके संदर्भ में देखो, मामला जब कभी कोई कोई बहुत ज्यादा संगीन हो जाता है, तो उसके बाद सीबीआई की एंट्री हो जाती है कि अब ये जो मामला है वह बिगड़ चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि भ्रष्टाचार निरोधक और भी जो एजेंसियां हैं, है ना, जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां हैं और राज्य पुलिस है, उसके साथ समन्वय स्थापित करेगा। भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियां, भ्रष्टाचार निवारक एजेंसी व भ्रष्टाचार निवारक एजेंसी व राज्य पुलिस के साथ, व राज्य पुलिस के साथ समन्वय का कार्य करेगा। ठीक है, समन्वय स्थापित करना, ये कार्य सीबीआई का होगा। इसके अलावा देखो कि जो भी जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों के बारे में आंकड़े पब्लिश करना, लोगों को जानकारी, लोगों को अवेयरनेस देना, ये इस संदर्भ में कार्य करेगा। तो अपराधों की जानकारी, अपराधों की जानकारी व आंकड़े का प्रसार करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम है जो कि सीबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से करे जाते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं, एक लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट ही सेकंड लास्ट, दो टॉपिक और बचे हुए छोटे छोटे। एक इसमें ना बार बार पूर्वानुमति के प्रावधान आते हैं, मतलब आपको प्योर जो एक अनुमति है वह लेनी है। ठीक है, एक जो जैसे कि आप में केंद्र सरकार के किसी उच्च अधिकारी या फिर कोई संयुक्त सचिव स्तर का है, कोई ज्वाइंट कमिश्नर स्तर का अगर अधिकारी है, या कोई बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट है, तब आप उसके खिलाफ जो कार्यवाही है वह अपने आप शुरू नहीं कर सकते जब तक कि आप केंद्र सरकार से परमिशन ना ले ले। तो यहाँ पर कुछ पूर्वानुमति के जो प्रावधान है वह किए गए हैं। पूर्वानुमति के प्रावधान, ठीक है। अब देखो, इसमें जो पहली बात आती है सामने कि अगर संयुक्त सचिव स्तर का व्यक्ति है, संयुक्त सचिव स्तर का व्यक्ति, अधिकारी, व्यक्ति स्तर का अधिकारी है और ये कोई मामले में पकड़ा जाता है, तभी तो सीबीआई, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि अगर हाई प्रोफाइल लोग शामिल, तो सीबीआई उसकी जांच नहीं कर पाती। और यही कारण है कि बार बार चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या अन्य संस्थाएं कहे, वह कहते हैं कि सीबीआई एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम नहीं कर रही है। तो संयुक्त सचिव स्तर का अगर अधिकारी है, तब जांच हेतु केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए, जांच हेतु केंद्र की अनुमति आवश्यक है। अब ये तो हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव स्तर का है। अब हम एक और दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, दूसरे अधिकारी, जो कि वरिष्ठ नौकरशाह हम कहेंगे, वरिष्ठ नौकरशाह, सीनियर ऑफिसर है, वरिष्ठ नौकरशाह है। अब आपको यहां पर मान लीजिए कोई अपराध है, भ्रष्टाचार में
अगर लिप्त है तो जांच हेतु केंद्र की अनुमति चाहिए। अब देखो, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर कब कब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, जांच हेतु किसी तरह की अनुमति स्पेशली वरिष्ठ लोक सेवक के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो वरिष्ठ नौकरशाह के लिए, है ना, यहां पर एक कानूनी प्रावधान जो है उसको अमान्य कर दिया, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेना वरिष्ठ नौकरशाह के लिए अनिवार्य हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने 2014 में इसे अमान्य घोषित कर दिया, इसे अमान्य घोषित कर दिया। किसे? कि आपको एक वरिष्ठ जो नौकरशाह है उसके लिए केंद्र की अनुमति लेना है, तो इसमें यह कहा कि केंद्र की अनुमति लेना इस तरह के मामलों में अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि या एक संविधान बेंच बनी, संविधान पीठ बनती है, और इस संविधान पीठ के द्वारा क्या कहा जाता है, जब किसी इंपॉर्टेंट कानूनी महत्व के कानूनी मामले का जो प्रश्न है उसके लिए बेंच बैठती है 5, 7, 11 न्यायाधीशों की, है ना। तो अगर हम संविधान पीठ की बात करें या बेंचों की बात करें, तो संविधान पीठ के निर्णय में यह कहा गया था कि अगर आप अनुमति की बात करेंगे ना, कि जहां अनुमति अनिवार्य है केंद्र की, है ना, केंद्र की अनुमति अनिवार्य है, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। इसके अलावा देखो, अदालत ने यह भी माना कि वरिष्ठ न्यायालय की वरिष्ठ जो नौकरशाह या लोक सेवक है, इनके लिए अगर आपको जांच करनी है तो इसमें अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि ये पूर्व अनुमति के जो प्रावधान है वह कहे गए। इसके अलावा देखो कि ये भी पीठ के द्वारा ये कहा गया कि जो DSPE एक्ट है, यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, अगर उसके अंतर्गत किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार की जांच के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप जांच कर रहे हो तब आपने अधिकारी और कर्मचारी में अंतर कर दिया। और इसमें यह कहा गया कि बेसिकली ये तो सीधे सीधे नुकसानदेह है। अगर आपने किसी भ्रष्टाचारी को आपने बचाया तो ये देश के लिए नुकसानदेह होगा। और एक इसमें यह कहा गया कि ये कैसे संभव है कि सरकारी कर्मचारी जिसके जो भ्रष्टाचार या घूसखोरी में अपराधी, घूसखोरी के आरोपी हैं अगर कुछ अधिकारी, और उनके खिलाफ अलग अलग अगर कार्रवाई होगी तो ये तो बहुत गलत है। और इसमें यह कहा गया कि भ्रष्टाचार जो है वह देश का दुश्मन है ना। और इसलिए भ्रष्ट नौकरशाह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, उनके खिलाफ किसी तरह की जो जांच अगर CBI कर रहा है तो अनुमति अनिवार्य नहीं है। अनुमति अनिवार्य नहीं है, यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये पूर्व अनुमति के प्रावधान हो गए। अब एक और टॉपिक आपका बचा है। देखो, CBI भी वही काम कर रही है और राज्य पुलिस भी वही काम कर रही है। कोई अपराध होता है तो राज्य पुलिस भी सतर्क है, वो अपराधी को पकड़ने का काम कर रही है, आर्थिक अपराध हो या अन्य तरह के अपराध हो। तो यहां पर क्या होता है कि जो राज्य सरकार की पुलिस है और जो CBI है, समटाइम्स इन दोनों में एक तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, है ना। देखो, और डॉक्यूमेंट या चीजें अलग होती हैं कि सारी चीजें हैं कि आप ठीक है, सरकार ने अनुमति दे दी, राज्य सरकार ने भी सामान्य सहमति दे दी, CBI की जांच भी जो है वह गो हेड है, चल रही है। लेकिन उसके बाद भी जो एक प्रॉब्लम आती है कि केवल समन्वय की बात कागजों तक है, लेकिन सच में समन्वय नहीं हो पाता है। ऑन ग्राउंड लेवल पर अगर हम कहें तब समन्वय नहीं हो पाता। ऑन फाइल और ऑन ग्राउंड दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर संगठन जानते हो क्यों फेल हो जाते हैं? जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बहुत कंपनियों की अगर हम बात करें, तो जब संगठन के द्वारा, कई स्टडीज ऐसा कहती है कि जब संगठन के द्वारा केवल शीट को मैनेज किया जाता है लेकिन ग्राउंड लेवल की सिचुएशंस को नहीं समझा जाता, उस आधार पे काम नहीं होता, ऐसा संगठन फेल कर जाता है। ठीक है,
तो यहां पर देखो कि हमने जो सीबीआई है वह करेगा, समन्वय करेगा, लेकिन उसके बाद भी राज्य पुलिस जो है वह समन्वय नहीं कर रहा, वो सहायता नहीं कर रहा। तो वैसे तो कहा जाता है कि ये दोनों क्या है, डीएसपी एक्ट और राज्य पुलिस बल की हम बात करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। जो ऐसे संगीन किस्म के मामले हैं कि पुलिस के पास उतना टाइम नहीं है, उतनी टीम नहीं है, उतनी विशेषज्ञता नहीं है, तो उसको टैकल कर लेगा सीबीआई। लेकिन देखो कि ये इन दोनों में क्लैश ना हो, इसके लिए कुछ प्रावधान जो है वह किए गए हैं, है ना। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और इसमें यह कहा गया है कि जब सीबीआई शक्तियों का प्रयोग करेगा तो ये राज्य सूची नहीं बल्कि ये समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करेगा। सीबीआई किस तरह की शक्तियों का प्रयोग करेगा, समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करेगा, मतलब ऐसे विषय जो कि केंद्र व राज्य दोनों के अधीन आएंगे, लेकिन अगर कुछ डिस्प्यूट होता है देन केंद्र सरकार की जो अनुमति है वो मानी जाएगी। तो डीएसपी एक्ट 1946 क्या कहता है कि सीबीआई जो काम कर रहा है वह ऐसे लोक उद्यम और वैधानिक निकायों के बारे में, मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए, केंद्र सरकार उसको पैसा दे। और इसके अलावा ऐसे ही लोक उद्यम और वैधानिक निकायों के खिलाफ ये जांच कर सकती है कि जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की गई हो। अगर राज्य सरकार स्थापित कर रहा है, राज्य सरकार का निकाय है, केंद्र से कोई प्रश्न नहीं है, तो उस मामले को राज्य पुलिस बल भी देख सकता है। तो डीएसपी एक्ट क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अनिवार्यतः जो जांच और इस तरह की बातें हैं, मामले हैं, उसको टैकल करेगा। राज्य पुलिस बल क्या कर रहा है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित इस तरह के जो अपराध हैं उनकी जांच करने का काम करेगा। ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं ताकि इन दोनों के बीच में, सीबीआई और राज्य पुलिस बल के बीच में जो टकराव है उसको रोका जाए, ठीक है। ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। तो वैसे तो देखो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में दोहराव की समस्या है कि एक ही मामले को राज्य भी देख रहा है और उसे सीबीआई भी देख रही है। समटाइम चीजें बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग नहीं हो पाती, सो एक प्रॉब्लम के साथ साथ चीजें चलती रहती है, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं हो पाता, फिर भी कुछ प्रावधान इसमें करने की जो कोशिश है वह करी गई है। सो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 65 की बात की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड दिस इज टेलीग्राम लिंक @121PW वाला। आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फॉर क्लासेस PDF, क्लासेस का इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो हमने इसमें देखा सीबीआई के बारे में कि आखिर इसकी स्थापना कैसे होती है, इसका उद्देश्य और दृष्टि क्या है, कार्य गठन कैसे है, पूर्व अनुमति के प्रावधान क्या है, सीबीआई बनाम राज्य पुलिस बल जो है इसके बारे में क्या प्रावधान है, ठीक है। हमने करंट अफेयर की भी बात करी और हमने मेन का PYQ भी देखा, चैलेंजेस और रिफॉर्म की बात भी हमने अलग से करी, ठीक है। तो हमने जाना कि सीबीआई का जो मेन मोटो है वह क्या है, इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्यम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। आवश्यकता है कि केंद्रीय एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो मुद्दे हैं उसकी जांच करेगी, ब्राइबरी और करप्शन के जो मुद्दे हैं उसको देखेगी, ठीक है। सीबीआई की स्थापना की हमने बात की कि संथानम समिति, जिसकी सिफारिश के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है, उसी के द्वारा यह कहा गया था कि एक सीबीआई जैसी एजेंसी होनी चाहिए केंद्र सरकार की, जो कि अगर कोई मामला बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का, उस मामले को देखे। तो कई ऐसे मामले हैं, ठीक है। सो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और इसको जो शक्तियां प्राप्त है वो किसके अंतर्गत है, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस स्टैब्लिशमेंट है ना, ये अधिनियम डीएसपीई एक्ट के अंतर्गत है। सो हर बार हमने हर जगह डीएसपीई एक्ट को पढ़ा। भ्रष्टाचार को रोकना, सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। शुरुआत हमने करी थी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, चूंकि कुछ मामलों में सीबीआई उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाई क्योंकि उसमें बहुत उच्च स्तर के अधिकारी और बहुत उच्च स्तर के लोगों का, मंत्री मिनिस्टर्स का उस घोटाले में इन्वॉल्व था। और अगर वो इन्वॉल्व थे, सीबीआई उसकी जांच नहीं कर पाई, बहुत एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाई, जांच रोकी, कहीं 2 रिपोर्ट्स बनी, कई तरीके के मामले हुए, जैसे कि आपने कोलगेट घोटाला भी सुना है ना, कोयला आवंटन घोटाला। सो यहां पर देखो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये क्या है, पिंजरे में बंद एक तोता है, एक कैट पैरट है, और ये केवल अपने मालिक की
उनकी ही आवाज सुनता है, मतलब सरकार के नियंत्रण में है। तो यहां पर हमने चैलेंजेस से शुरुआत करी थी कि राजनीतिक हस्तक्षेप होगा सीबीआई में, ये चैलेंज है। ठीक है, तमिलनाडु में हमने देखा कि सामान्य सहमति जब वापस कर ली जाती है, राज्यों के साथ संघर्ष हो जाता है, राज्यों के साथ समन्वय नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि पूर्वानुमति का प्रावधान है, सो ये आड़े आ जाता है। स्वायत्तता का भी अभाव है और कई लंबित प्रक्रिया है, जैसे कि हमने जैन हवाला डायरी मामले की बात की थी। आप इस तरह के हवाला केसेस ये सबको देखा करो जरा, है ना, पुराने कानूनों से शासित है, सो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा 2021 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन क्या था कि एक राज्य विशेष के अंदर अगर एफआईआर दायर करने, जांच करने के सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्यों ने प्रश्न उठाया कि ये राज्यों में एफआईआर दायर करोगे, कोई प्रक्रिया तो फॉलो करनी होगी, तो जब एफआईआर दायर करोगे उस मामले में तभी आगे प्रोसेस करोगे ना, तभी जांच करोगे। तो सीबीआई के लिए राज्य जो सहमति को रोक लेते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो इससे इस संदर्भ में संघीय ढांचे से जोड़ के इसकी बात करनी थी। एनआईए सीबीआई को हमने देखा कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मुंबई हमला 2008 के बाद ही आती है अस्तित्व में। एनआईए आतंकवाद के मामलों को विशेष रूप से देखेगी और सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों को देखेगी। संतानम समिति और इन सब की बात हमने कर ली। ठीक है, सामान्य सहमति के बारे में हमने देखा, विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में हमने देखा कि सीबीआई की स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने आज अभी गठन की बात करी कि गठन जो है वह सीबीआई निदेशक होंगे, सहायता के लिए विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक होंगे। इसके अलावा इनकी टीम में फोरेंसिक वैज्ञानिक और भी कई तरीके के लोग शामिल होंगे, संयुक्त निदेशक, पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, इस स्तर के व्यक्ति। और अभी प्रवीण सूद जो कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे, वो अभी वर्तमान में सीबीआई के मुख्य निदेशक है, जो कि पूरे पुलिस महानिरीक्षक के रूप में होगा और पूरे सीबीआई के प्रशासन की जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है। कार्यकाल को हमने देखा कि सीवीसी एक्ट 2003 कहता है कि 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। जब 2021 का संशोधन हुआ, ये 21 का संशोधन ये कहता है कि अब 3 नहीं, अब 2 नहीं, अब 5 वर्ष होगा। तो 2 से बढ़ाकर इसको 5 वर्ष कर दिया और एक बार में 1 वर्ष तक का कार्यकाल होगा। इसके अलावा हमने लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के एक्ट के बारे में भी कुछ प्रावधान करा कि सीबीआई की नियुक्ति कैसे होगी। एक समिति जिसमें कि पीएम, नेता विपक्ष और जो हमारे सीजीआई है, मुख्य जो न्यायाधीश है, उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। कार्य हमने देखे, पूर्व अनुमति के प्रावधान की बात की और हमने सीबीआई और राज्य पुलिस की बात करी, ब्लू कॉर्नर नोटिस, इन सब चीजों को हमने समझा। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीबीआई के बारे में चर्चा करी। ठीक है, तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा लोकपाल और लोकायुक्त। तो इन सभी संस्थाओं को जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, कोशिश करो कि अपना एक रिवीजन, अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लो कि अभी तक आपने 65 तक कर लिया, तो जब आप 66 करो, एक होमवर्क मैं आपको देती हूं, ठीक है, कि जब आप 66 चैप्टर करेंगे लोकपाल वाला, इसके पहले आप लास्ट 5 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। कमेंट में लिखना 66 वाले में या इसमें भी लिखना, लास्ट 5 चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। जो बात नहीं समझ में आई है उसको यूट्यूब, गूगल, इन सब पे सर्च करो, अलग अलग आपको न्यूज मिल जाएंगी, जिससे आपको क्लैरिटी जो है वह मिल जाएगी, है ना। किसी एक प्रावधान पर अगर फंसे हो उसको ठीक करने की कोशिश करो। जो मैंने मेंस के लिए आपको फॉर्मेटिंग बताई है उसको इवन लिखने की कोशिश करो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।